मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज मैं टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स, सबसे ज़्यादा ये ट्यूमर डेवलप होती है। यह है ब्रेस्ट ट्यूमर। ब्रेस्ट ट्यूमर किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट ट्यूमर दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा एंड एबनॉर्मल मास डेवलप इन ब्रेस्ट नोन एज ब्रेस्ट ट्यूमर। यह ब्रेस्ट ट्यूमर फीमेल में ही होती है मेनली, मेल में बहुत रेयर में होता है। वो भी कब होता है? जब गायनेकोमेस्टिया डेवलप होता है तब। तो मेनली यह फीमेल का डिजॉर्डर्स है। आज हम इस पे एक हम लोग इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, जो कि लास्ट तक हम लोग इसका मेडिसिन भी तो कुछ बताएंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अलग अलग क्लिनिकल टाइप भी बताएंगे। हम लोग कितने तरह का अलग अलग टाइप होते हैं, क्या क्या उसका कॉज होता है, क्या क्या उसका फ्यूचर होता है। तो आज हम लोग इसका चल रहे हैं ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में। कुछ हम लोग कैसे हम लोग उसका देखते हैं, कैसे उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इस सारी बात पे थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला कि जो ब्रेस्ट होती है, इस ब्रेस्ट में जो मांस होता है, जो टिश्यू होता है, उसमें कुछ वैरायटी होते हैं। जैसे यहाँ पर जो लोबुलर सेल्स होते हैं, लोब्यूल्स या लोबुलर सेल्स बोलते हैं। यहाँ डक्ट होते हैं, तो डक्ट भी सेल से बने होते हैं, है ना। ये डक्ट का सेल हुआ, लोब का सेल हुआ, लोबुलर सेल बोलते हैं। यहाँ पर निपल्स का सेल हुआ, यहाँ पर एरियोला का सेल हुआ। यहाँ एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू। फिर यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू होते हैं बगल बगल यहाँ पे साइड में। इसके बाद मसल्स होते हैं, पेक्टोरिस मसल्स। तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है, वह स्ट्रक्चर में लोब का सेल, अल्वियोलर सेल्स बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर एक्स्ट्रा लोबुलर सेल्स बोलते हैं, फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डक्ट का सेल, एरियोला सेल्स, निपल सेल्स एंड स्किन का सेल्स। अब यहाँ पर क्या होती है कि इसी में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल का डिवीजन हो जाती है। तो ज्यादा सेल का डिवीजन होने को हम लोग बोलते हैं नियोप्लाज्म बोलते हैं, और यह एक मास का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेस्ट में अबनॉर्मल टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है, अबनॉर्मल सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि मास का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम ब्रेस्ट ट्यूमर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यह ब्रेस्ट ट्यूमर दो वेराइटीज का होता है, बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो कि यंग एज में डेवलप हो जाता है। यंग एज मतलब कि 19 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष में बहुत लोग को मिलता है, 16 वर्ष में मिलता है। उस इस एज में ज़्यादा होता है, 20, 22, 24, 25, 30, 35। इस एज में क्या होती है? बेनाइन ट्यूमर ज़्यादा होता है। दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ये ज़्यादातर डेवलप होती है 30 ईयर्स से लेकर के और 45 ईयर्स के बीच में डेवलप होती है। 45 ईयर्स के बाद ब्रेस्ट ट्यूमर बहुत रेयर होती है, नहीं होता है ब्रेस्ट ट्यूमर। हाँ, डेवलप जो रहेगा वो पहले ही होती है, लेकिन डेवलप नहीं होती है 45 साल बाद। 45 साल के बाद मेनोपॉज आने पर इसमें बहुत रेयर कंडीशन होता है कि वो डेवलप हो सकेगा। चलिए, बात तो हम लोग बेनाइन ट्यूमर में लेने की बात करते हैं। बेनाइन ट्यूमर में कौन कौन से बेनाइन ट्यूमर होते हैं इसमें? जैसे देखिए, एक होता है लोब का। तो लोब का जो सेल होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, तो इसलिए इसमें डेवलप होता है एडिनोमा। इसमें जो होती है, इसके साथ साथ फाइब्रो टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, उसको बोलते हैं फाइब्रो एडिनोमा। एक होता है जो फाइब्रस टिश्यू के साथ फाइब्रस टिश्यू मिक्स रहता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में, तो उसको बोलते हैं फाइब्रो एडिनोमा। एक होता है एडिनोफाइब्रोमा, जिसमें कि फाइब्रस टिश्यू का ज्यादा ग्रोथ हो जाता है उसमें। नेक्स्ट होते हैं एडिपोज टिश्यू में, इसको लाइपोमा बोलते हैं। डक्ट में होता है डक्टस पेपिलोमा बोलते हैं। तो ये सब कुछ बेनाइन ट्यूमर होता है। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग से उसको बना के बताएंगे आपको, हम लोग अलग अलग वेराइटीज के ट्यूमर के बारे में। नेक्स्ट जो आते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर में कौन कौन से होते हैं? जैसे फाइब्रो एडिनोकार्सिनोमा, उसका एडिनोकार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, स्क्विरस कार्सिनोमा, डक्टस कार्सिनोमा, पैजेट कार्सिनोमा, या फिर निपल्स कार्सिनोमा बोलते हैं उसको, या निपल एक्जिमा बोलते हैं। पैजेट डिजीज बोलते हैं, निपल एक्जिमा बोलते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन हम लोग आगे बताएंगे सेकंड वीडियो में। इसके बारे में जिक्र करेंगे आपको। उसको पैजेट डिजीज या पैजेट एक्जिमा भी बोलते हैं, निपल एक्जिमा भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ वेराइटीज होता है जो कि ब्रेस्ट ट्यूमर डेवलप कराता है।
अब हम लोग जिक्र कर रहे हैं हम लोग कि ब्रेस्ट ट्यूमर हो क्यों जाता है, इसके बारे में पहले देखते हैं लोग, कारण देखते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ है, लेकिन कुछ कुछ कॉज इसके लिए आता है, जो कि सबसे नंबर 1 पे आता है, जेनेटिक कॉज होता है। जेनेटिक कॉज में क्या होता है, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि ये डेवलप करता है ब्रेस्ट कैंसर, जिसको बोलते हैं, एक आता है ब्रेका जीन बोलते हैं, BRCA जीन बोलते हैं। BRCA जीन जो होती है 2 तरह का होता है, BRCA1 और BRCA2। BRCA1 जो होता है वो 17 नंबर क्रोमोसोम पे होता है, BRCA2 जो होता है वो 13 नंबर क्रोमोसोम पे होता है। यह जो जीन होती है वह मदर के मदर से वो क्या होता है ना, वो ट्रांसफर होते रहता है। ये जैसे अगर मान ली यूट्रस कैंसर होती है तो एक जनरेशन के बाद क्या होती है, एक गैप होने के बाद मदर हुई तो उसके सिस्टर के सिस्टर को वह यूट्रस कैंसर होगा, यूट्रस कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर में चेंज करेगी। तो ये जो जीन होता है, यह जीन ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह जीन क्या होती है कि प्रोस्टेट का ये रेक्टम कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर भी ये जीन कराती है, पैंक्रेटिक कैंसर, ये जीन और भी कैंसर कराती है। खैर बाद में चलते हैं लोग। तो इस जो जीन होती है इसमें क्या होती है कैरेक्टर, एस्ट्रोजन स्टिमुलेटर, एस्ट्रोजन एक्टिवेटर, प्रोजेस्टेरॉन एक्टिवेटर। क्योंकि मैक्सिमम जो कैंसर होती है यहाँ पर वो एस्ट्रोजन के ही एक्टिवेट करने से होती है, क्योंकि ये जो सेल होता है ना, यह सेल एस्ट्रोजन से स्टिमुलेट होता है। इसलिए यह जीन जो होता है बहुत बार रिस्पॉन्सिबल होती है, BRCA1 जीन और BRCA2 जीन, ये जो होती है वह ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप करती है। नंबर 2, नल्ली पेरस फीमेल या नल्ली ग्रेविड फीमेल। एक बार भी अगर फीमेल ग्रेविड नहीं होती है या अगर पेरस नहीं बनती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का, ट्यूमर होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। क्यों होता है उसमें, क्योंकि जितना बार वो जितना ज़्यादा ओवुलेशन होगा, जितना ज़्यादा ओवेरियन साइकिल होगी, उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन बनेगा और उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है, ब्रेस्ट कैंसर होने का टेंडेंसी होता है। इसलिए नल्ली पेरस में ज़्यादा चांसेस होता है होने का एक ट्यूमर या कैंसर। नेक्स्ट होता है ये कंट्रासेप्टिव ड्रग्स। कंट्रासेप्टिव ड्रग्स जो होती है उसमें एस्ट्रोजन होता है, वह एस्ट्रोजन जो होता है वह सेल को स्टिमुलेट करता है, इसके कारण भी कैंसर होता है। नेक्स्ट आता है ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन सिस्ट। इसके कारण एस्ट्रोजन ज़्यादा बन जाता है, इसके कारण हो सकता है कि यह ट्यूमर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट होती है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण भी क्या होता है कि यह डेवलप हो सकता है, स्टिमुलेट हो सकता है। नेक्स्ट आता है हाइपरप्रोलेक्टेमिया। प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ जाने के कारण क्या होता है, प्रोटीन का लेवल हाई होने के कारण यहाँ का जो सेल है वह स्टिमुलेट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं मिल्क फैक्टर। मिल्क जो होती है वह अगर बाय द वे अगर एक्सेस मिल्क लैक्टेशन करने से या मिल्क नहीं डिस्चार्ज होने से, दूध नहीं पिलाने के कारण, दूध ज़्यादा पिलाने के कारण, दोनों कंडीशन में क्या हो सकती है कि यहाँ पर ट्यूमर या कैंसर होने का टेंडेंसी होता है। इसलिए एक लिमिट कंडीशन में क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है 6 महीना से लेकर के और 9 महीना जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वही एक नॉर्मल एवरेज होती है। 1 साल तक एवरेज लोग बोलते हैं, 1 साल के बाद जो होती है वह डैमेज कर सकता है, वह हानि हो सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रेस्ट ट्यूमर होने का, कैंसर होने का कुछ जो होता है ये सब कुछ कॉज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइट। तो ब्रेस्ट ट्यूमर होने का जो साइट क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसका जो साइट होता है ब्रेस्ट ट्यूमर का वह है अपर लेटरल अपर क्वाड्रेंट। तो ब्रेस्ट का जो होता है लेटरल अपर क्वाड्रेंट जो होती है उसमें कैंसर होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए राइट साइड है तो राइट साइड का ये वाला हो जाएगा अपर वाला, है ना। लेफ्ट साइड में बाय द वे करते हैं तो लेफ्ट साइड में उसी तरह से क्या हो सकती है, ये वाला साइड होती है। तो लेफ्ट राइट या लेफ्ट कोई भी लेटरल अपर क्वाड्रेंट जो होती है उसमें ट्यूमर ज़्यादा होता है। 50% चांस होता है ना, 50% चांस होता है कि जो कैंसर होता है ट्यूमर इस एरिया में ज़्यादा होता है, लेफ्ट या राइट दोनों में, लेटरल अपर क्वाड्रेंट में। 10% जो होती है वो इस एरिया में होती है, 10% इधर होती है, 10% इधर होती है, 20% सेंटर में होती है। यानी एक ब्रेस्ट में ये 5 एरिया टोटल होता है, अपर क्वाड्रेंट, लेटरल अपर क्वाड्रेंट, लेटरल लोअर क्वाड्रेंट, मीडियल अपर क्वाड्रेंट, मीडियल लोअर क्वाड्रेंट और सेंट्रल। ये 5 एरिया होता है। 5 एरिया में सबसे ज़्यादा लेटरल अपर क्वाड्रेंट में कैंसर होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर सेल स्टेज ज़्यादा होती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा होता है, वहाँ पर सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होती है कि वहाँ पर कैंसर ज़्यादा होती है लेटरल साइड में, अपर पार्ट में। ये इसका साइट हो गया। अब आते हैं बात सिम्टम पे। सिम्टम क्या होते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर के कैंसर केस में। तो बेनाइन ट्यूमर जब होता है तो उसमें आपको लंप मिलेंगे, पेन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है,
मेंस्ट्रुएशन के समय ज़्यादा दर्द हो सकती है, मे भी ऐसा मिलता है ज़्यादा। जो लंप का साइज है वो स्मॉल से लेकर लार्ज तक साइज होता है। जो लंप होंगे वो मूवेबल होते हैं या उसका बेनाइन का होता है कैरेक्टर। मेलिग्नेंट में क्या होता है कि साइज बड़ा होगा, इरेगुलर मार्जिन होंगे, हार्ड होता है, पेनफुल होता है, स्किन से अटैच रहता है, स्किन से फिक्स रहता है, वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है, ये सब कंडीशन हो सकता है। अगर पैचेट डिजीज है तो निपल्स में क्या होता है ना, निपल्स में वहाँ पर एक्जिमेटस एक्जिम मिलेंगे, जो एरियोला होती है वहाँ पर क्रैक्ट मिलेंगे, वहाँ पर इरप्शन या क्रैक्ट मिलता है, और एक्जिमेटस जैसा वहाँ पर इरप्शन होता है। ये सब जो है ना वहाँ पर सिम्टम मिलेंगे। बाकी कुछ साइन क्या होता है कि जब आप ब्रेस्ट के इर्द गिर्द देखते हैं तो वहाँ पर लिम्फ नोड बना रहता है। एक जिला का लिम्फ नोड आपको बढ़ा हुआ मिलता है, एक जिला का लिम्फ नोड पेन भी होती है उसमें। ये सब जो होता है वहाँ पर कुछ साइन सिम्टम मिलते हैं। कुछ साइन सिम्टम मिलता है जैसे एनर्जी लेवल घटा रहेगा, वेट घट जाता है, एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। ये सब कुछ सिम्टम मिलता है इस पेशेंट को साइनस सिम्टम में। कॉम्प्लिकेशन इसको क्या होता है, जो ब्रेस्ट ट्यूमर होती है वो फैलता है, फैल सकता है। कुछ ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं भी फैलता है, जो नॉन इन्वेजिव होती है वो नहीं फैलता है, जो इन्वेजिव होती है वो फैलता भी है। तो फैल के क्या हो सकता है, वह नेक तक जा सकता है, अंदर में लंग्स तक जा सकता है, अब्डोमेन तक जा सकता है पेनिट्रेट करके। तो कंटिन्यूटी से या कंटिन्यूटी से या ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा ये जो है ना कैंसर से मेटास्टेसिस हो जाता है, ब्रेस्ट से लेकर के और बॉडी के अंदर फैल जाता है। तो यह एक बड़ा अच्छा इसका एक कंडीशन आता है जिसमें ये डेवलप कर सकता है। ये तो हो गया मेरा इसका कॉम्प्लिकेशन। बात आते हैं इसको पता कैसे लगाएंगे। ब्रेस्ट ट्यूमर को पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी जो होता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, उसी के वेराइटीज होता है ये। तो राइट मेमोग्राफी, लेफ्ट है तो लेफ्ट मेमोग्राफी, दोनों है तो बोथ मेमोग्राफी। मेमोग्राफी में क्या होता है कि आपको टोटल ये पता चल जाता है। तो मेमोग्राफी हम लोग जरूर कराते हैं। मेमोग्राफी एकदम इंपॉर्टेंट है। हर 4 साल पे हम लोग बोलते हैं कि हर फीमेल को मेमोग्राफी करानी चाहिए, या फिर नहीं अगर कराते हैं तो कम से कम एक्सपर्ट जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती है उससे कम से कम लंप के लिए जांच कराना चाहिए। समय रहते पता चल जाता है तो हम इसको इलाज कर सकते हैं, अगर समय इससे पार कर जाता है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए मेमोग्राफी जो होता है ना यह इंपॉर्टेंट होता है। मेमोग्राफी से एक आइडिया लग जाता है ना कि कहाँ पे ट्यूमर है, कितना ट्यूमर है, किस टाइप का ट्यूमर है। इसलिए मेमोग्राफी इनिशियल के लिए बहुत बेस्ट होती है। नंबर 2 होता है बायोप्सी टेस्ट। जो लंप है ना, लंप के लिए क्या करते हैं, बायोप्सी करा के देख लेते हैं। बायोप्सी से कंफर्म हो जाती है कि ब्रेस्ट ट्यूमर किस तरह का है, कौन सा है, कहाँ पे होती है। इसका कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब लोग इस ट्रीटमेंट पे आते हैं। या फिर एक और भी आती है ना, BRCA जीन का टेस्ट करा सकते हैं, या फिर कैंसर मार्कर टेस्ट करा सकते हैं। ये सब भी करा सकते हैं, लेकिन बायोप्सी और मेमोग्राफी सबसे ऑथेंटिक होती है। इसके बाद एक होता है TNM क्लासिफिकेशन होती है। TNM क्लासिफिकेशन में क्या होती है कि T का मतलब होता है ट्यूमर का साइज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व, M का मतलब होता है मेटास्टेसिस। तो इससे क्लिनिकल स्टेज पता लग जाता है हमें कि ब्रेस्ट का ट्यूमर कितना बड़ा है, क्या है। जैसे मान लीजिए TNM क्लासिफिकेशन जो होती है उसमें क्या होता है कि जैसे आप स्टेज देखेंगे ना, तो ब्रेस्ट ट्यूमर में टोटल 5 स्टेज होता है। स्टेज 1 में जो होता है T1 होता है, N0, M0। मतलब क्या होता है, ट्यूमर का साइज जो होता है 1 से 2 सेंटीमीटर, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई मेटास्टेसिस नहीं होता है। स्टेज 2 इसमें होता है T2, N1, M0। मतलब T में तो क्या होती है कि जो ट्यूमर है, ट्यूमर का साइज N1, इसमें भी N0 ही होती है, इसमें भी N0 होता है, N1 दूसरी वाला होती है। तो इसमें ट्यूमर का साइज लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर का हो जाता है, 5 सेंटीमीटर का। लेकिन इसमें अभी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, ना मेटास्टेसिस होती है। स्टेज 3 इसमें T3, N1, M0। स्टेज 3 में क्या होती है, स्टेज 3 में अपने M1 आता है, यहाँ पे M1, यानी कि इसमें ट्यूमर का साइज बड़ा हो जाता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाता है और मेटास्टेसिस बगल में नियरेस्ट में हो जाती है। T4 स्टेज 4 में क्या होता है, T का साइज होता है T4 हो जाता है, N का मतलब N2 होता है, M1 यहाँ M2 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, जो कैंसर सेल है वो मेटास्टेसिस हो चुका होता है, लिम्फ नोड बढ़ चुका होता है। तो इस तरह से क्या होता है, क्लिनिकल स्टेज में पता लगा लेते हैं। अब आते हैं बात मैनेजमेंट। पहला है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम मेस्टेक्टोमी करते हैं।
पार्शियल मेस्टेक्टोमी, कंप्लीट मेस्टेक्टोमी या रेडिकल मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी करते हैं उसमें हम लोग, रेडिकल मेस्टेक्टोमी का होता है कि सराउंडिंग एरिया का लिम्फ नोड भी हम लोग उससे क्या होता है निकाल लेते हैं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर रेडियोथेरेपी आता है, रेडियोथेरेपी करते हैं, फिर उसका केमोथेरेपी भी करते हैं इसमें हम लोग। और अगर हम लोग कैंसर अगर नहीं हुआ है तो उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो जीन का जांच करा करके पहले से ओवरी को रिप्लेस करा लेते हैं, जिसके या फिर हार्मोनल थेरेपी पहले से हम लोग कर लेते हैं, हार्मोनल थेरेपी इसमें किया जाता है। या और दूसरी चीज है कि डेंजर डिजीज होने से बचने के लिए हम लोग पहले से हम लोग क्या करते हैं, कैंसर मार्कर टेस्ट या फिर टाइम टू टाइम इसका हम लोग जांच करा के देखते रहते हैं। ये था मेरा ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर। होम्योपैथिक दवा इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोनियम जो सबसे अच्छी दवा होती है। नंबर 2 फाइटोलाका, ये भी दवा इसमें चलाते हैं हम लोग। नंबर 3 लेपिसल्वा, इसमें चलाते हैं हम लोग। नंबर 4 कैलकेरिया फ्लोर, इसमें हम लोग चलाते हैं कैलकेरिया फ्लोर भी। तो उसके बाद कार्सिनोसिन, अगर मान लीजिए कैंसर के स्टेज में चला गया अगर, तो कार्सिनोसिन देते हैं। अगर वो अभी बेनाइन स्टेज में होती है तो कोनियम लेपिसल्वा से इसको हम लोग ठीक करते हैं। ये था मेरा ब्रेस्ट ट्यूमर और ब्रेस्ट कैंसर। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन और स्टेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे। आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन बताए थे इसका हम लोग। बाकी बातें कोई भी अगर दिक्कत हो इसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स।